अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, जी आयन वेलकम, खुशामदीद। और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो सबके साथ में फन टाइम विद चायान एंड कंपनी। तो जनाब, हम लोग आ गए हैं रमज़ान गुजारने के बाद और मज़ेदार सी ईद गुजरी, जो कि उम्मीद करता हूँ कि अच्छी गुजरी होगी, क्योंकि हमने अपनी ट्रांसमिशन जो जारी रखी थी ना, लेकिन छुट्टियां थी, लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग बोर भी हुए, क्योंकि पार्क्स वगैरह और जो मॉल्स थे सब बंद थे। तो इसलिए हमने पूरी कोशिश की थी कि हम अपनी ट्रांसमिशन को जारी रखें, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं वो हमारी बातें सुन कर महसूस हो सकें। और आज भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ अभी करवाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से स्पेशल गेस्ट हैं हमारे लिए खास। तो मैं जनाब अक्सा को बुलाता हूं और उनसे कहता हूं कि वो बातचीत करें, ताकि हम अपने स्पेशल गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवा सकें। अच्छा, मज़े की बात, इनसे मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है और बहुत तवील ताल्लुक है। मतलब तकरीबन हमारा 10 साल से भी ज़्यादा है शायद। ये खुद ही बेहतर बता सकेंगे कि कितना गहरा ताल्लुक है और कितना तवील ताल्लुक है। तो अक्सा, ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी, कितनी ईदी अब जमा की? आपने ईद पे तो छुपा दी, क्योंकि ईद तो 3 दिन की होती है, तो हमारा जो शो था वो तो दूसरे दिन ऑन एयर हुआ था ना। तो आपकी बाकी जिनकी जो ईदी इकट्ठी हुई थी वो भी बताइएगा कि कितनी हुई थी, कुछ पार्टी शार्टी आपसे ले सकें। तो अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसे हैं आप दोनों? ईद कैसी गुजरी मुझे ज़रूर बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम शायान और अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और ईद के बाद ये हमारा फर्स्ट शो है और ये इतना स्पेशल शो है, तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे दूसरे गेस्ट हैं, तो इनके साथ भी यकीनन बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप लोग प्लीज़ ये वाला शो भी सुनना ना भूलिएगा। और मैं आपको तरीका बताती चलती हूँ कि आपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है, वहाँ पे टाइप करना है नई सुबह, NAISUBAH, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हमारा इस शो का नाम है फन टाइम विद शायान कंपनी, जहां वहां पे आप जाके उसको सुन सकते हैं। इसके अलावा शायान ने जो सवाल किया था ईदी के हवाले से, तो जी ईदी मेरी 5000 जमा हुई है तीनों दिन की, ना और बहुत करें, अच्छी ना करें इतनी ज्यादा, हम गरीबों को तो इस लॉकडाउन में। हो वही देखे ना। ये मैं क्या बताऊं। तो जनाब, आगे बढ़ते हैं अपने शो में और अपने शो के जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं। इनका मैं तारुफ कराता चलूं, इनका नाम है खुर्रम फारूक और इनका ताल्लुक है रियल स्टेट से। ये घरों को फरोख्त करते हैं, साथ ही साथ रेंट आउट भी करते हैं, और मेरे ये साबका कोलीग भी रह चुके हैं। मैं जहाँ पे कॉल सेंटर में काम करता था वहाँ पे बहुत अच्छे ही CSR थे। तो जनाब, इनको शो में बुलाने का मकसद ये है कि ये एक थैलेसीमिया पेशेंट हैं और लोगों को, हमारे लिसनर्स को थैलेसीमिया के हवाले से थोड़ी अवेयरनेस दी जाए, तो इसलिए इनको मैंने शो में बुलाया है। और आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई, आप हमारे शो में आए, आपने वक्त निकाला। तो जी आयान वेलकम, खुशामदीद। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपका भी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, नई सुबह का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे इस शो में इनवाइट किया, ताकि लोगों को थैलेसीमिया के बारे में पता चल सके, मालूमात हो, लोगों को जान सके कि कितना जो है वो दर्दनाक है ये सिलसिला। जी बिल्कुल खुर्रम भाई, आपने जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया, दर्दनाक सिलसिला है, तो वाकई में बहुत दर्दनाक सिलसिला है। और हम देखें तो हम कितनी ही नेमतों में कोई शुमार नहीं करते। मतलब हमारे पास अल्लाह ताला की बेतहाशा नेमतें हैं जिनका हम लोग कोई शुमार नहीं करते, और हम तब भी मगरूर होते हैं और हम नाशुक्री करते हैं कि अल्लाह ताला तूने ये नहीं अता किया, तूने वो अता नहीं किया। लेकिन जो हमें अता है हम उस पर शुक्र अदा नहीं करते। तो अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि हमारा अपना खून, हमारी जो बॉडी है वो बना के दे रही होती है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। खुर्रम भाई, कुछ अपने बारे में बताएं कि आपकी क्या मसरूफियात हैं, क्या करते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत थैलेसीमिया के बारे में बताएं, क्या होता है, किस तरह होता है और क्यों होता है। अभी फिलहाल तो जो है वो इस एज में जो है मैं 40 साल की उम्र मेरी हो चुकी है माशाल्लाह से, थैलेसीमिया से जो है वो जंग करते करते। तो थैलेसीमिया के साथ चलते चलते अभी फिल वक्त जो मेरी मसरूफियात हैं, तो जैसे कि स्टेट एजेंट जो है मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। सही है, इससे पहले जो है वो कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड थे। ठीक है, मार्केटिंग में भी कुछ काम किया, फेसबुक की मार्केटिंग के हवाले से भी जो है वो काम किया। इससे पहले जो है एजुकेशन के हवाले से काम किया, ये ट्यूशन वगैरह देना, कोचिंग सेंटर का भी काम किया। तो ये मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता रहा, मुख्तलिफ लोगों से जो है वो वास्ता रहा। तो ऐसे ही चलता रहा। थोड़ा सा ये कि बिजनेस की तरफ ज़हन था, तो ये कि अब ये कि रियल इस्टेट के में आ गए, इलाके के हवाले से हमारे जो अपना इलाका है उसमें ही जो है वो थोड़ा बहुत। शायन भाई, थैलेसीमिया जो है ये मौरूसी मर्ज है, तो जो है वालिदैन से जो है बच्चों को जो है वो मिलता है, बच्चों को ट्रांसफर होता है।
यानी कि जो है पैदाइशी तौर पे जो है वो बच्चा इस बीमारी में मुब्तला होता है या नहीं होता, या तो सेहतमंद होता है या जो है वो इस बीमारी से मुतासिर होता है। अच्छा, इसमें ये है कि जो दो थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर जो है वो आपस में शादी करते हैं, तो इसके बाद जो है वो चांसेस होते हैं 25% चांसेस होते हैं कि उनका बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर का भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि शादी से पहले जो है आप अपना थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में जो है वो थैलेसीमिया माइनर्स की तादाद जो है वो काफी ज्यादा है, काफी बढ़ रही है। ये बात की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से, खानदान में शादी ना करें, फैमिली मैरिजेस को जो है वो अवॉइड किया जाए और कजन मैरिजेस को अवॉइड किया जाए। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक रिवाज है मेमन घरानों में और बाकी घरानों में ये आपस में कजन्स मैरिज होती है, तो इससे जो है ये नुकसान है कि फिर जो है जो इनहेरिटेंस डिजीज होते हैं, जो मौरूसी अमराज होते हैं, वो जो है उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो थैलेसीमिया जो है वो एक मौरूसी मर्ज है, तो ये जो है वो फिर वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर होता है। इस वजह से सबसे ज्यादा एम्फेसिस इस बात पर है कॉलेज स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को और बाकी जिन लोगों को हम अवेयरनेस दे सकते हैं, जिनको हम बता सकते हैं, वही यही मशवरा होता है, बताते हैं डॉक्टर्स कि आप जो है अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लें कि आया कि आपका थैलेसीमिया कैरियर तो नहीं है। तो फिर जो है वो आपकी जो होने वाली जो शरीक हयात है या आपकी जो लाइफ पार्टनर हैं, फ्यूचर लाइफ पार्टनर, उन वो भी थैलेसीमिया कैरियर ना हो, तो इससे जो है वो फिर बचा जा सके। क्योंकि बात के बाद अगर बच्चा जो है अगर थैलेसीमिया आप टेस्ट नहीं करवाते और आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर का होता है, तो आप बात का पछताने से बेहतर है कि आप पहले जो है वो सेफ साइड रहें और अपनी सेफ्टी कर लें इस मर्ज से। अच्छा खुर्रम भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि जो ये थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं, इनकी लाइफ कितनी होती है? वैसे तो जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन एक साइंटिफिक हिसाब से ये कितना जी सकते हैं? पहले तो डॉक्टर ये कहते थे कि थैलेसीमिया पेशेंट्स की जो है वो लाइफ ज्यादा नहीं होती, यानी कि वो अपने बाले उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते। तो उसकी भी वजूहत ये थी कि जब ब्लड लगना शुरू होता है एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट को, जब ब्लड लगने की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है पेशेंट्स को, जो है वो महीने में 2-3 मरतबा जो है वो ब्लड लगता है, खून चढ़वाना पड़ता है। तो खून में जो शामिल आयरन होता है वो भी जो है वो पेशेंट के जिस्म में दाखिल होता है। तो पेशेंट के जिस्म में जो आयरन जो ओवरलोड होता है, उससे जो है उसके ऑर्गन्स को, मुख्तलिफ हार्ट को, किडनीज को और दूसरे जो लुबलुबा है उसको नुकसान पहुंचता है, दीगर जो अज़ा हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो इसके वाइज जो है वो मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो जाती है और मौत का जो है वो सबब बनता है ये। तो अब जो है इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है, जो है वो इलाज की सहूलियात बेहतर हो रही हैं, तो दवाइयाँ जो है वो काफ़ी आ गई हैं। पहले ये था कि सिर्फ इंजेक्शंस पर इन्हिसार था, अब जो है वो मेडिसिन वो टैबलेट की शक्ल में भी आ गई है। हाँ, ये है कि अभी भी फिल वक्त जो है वो महंगी ज़रूर है, तो महंगी दवाइयाँ हैं, तो इस हवाले से कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो भी पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं कि आयरन के हवाले से काम किया जाए, पेशेंट्स को दवाइयाँ भी फराम की जाएँ और जितना मुमकिन हो सके दवाइयाँ फराम की जा रही हैं। तो जो है कि इसमें अब जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, यानी कि जो अमवात का जो तनासुब है, रेशियो जो है वो कम हो रहा है। और जैसे यूरोप में, अमेरिका में पेशेंट्स जो है वो इस मर्ज के साथ भी जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। अब वो पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता से मुमकिन हो रहा है, जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, ब्लड डोनेशन जो है वो बढ़ रहे हैं और फिर जो है वो दवाइयों पर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि पेशेंट्स को दवाइयाँ फराम की जाएँ और इस्तेमाल की जाएँ। अच्छा खुर्रम भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये जो अमल होता है, क्या ये तकलीफ दे अमल होता है कि आपको जब ब्लड लगता है तो इसमें एक तो ड्यूरेशन कितना होता है, कितने देर में आपको वो ब्लड लग जाता है, और क्या ये तकलीफ दे अमल होता है कि ज़्यादा तकलीफ होती है या फिर वैसे ही आसान है जितना हम लोग एक आराम से एक खून की बोतल अतिया कर देते हैं उतना ही आसान होता है? तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा। ब्लड जो पेशेंट को लगता है, यानी खून चढ़ाया जब जाता है, यानी ये जब डोनर से लेने के बाद जो है वो उस पर जो है मुख्तलिफ टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। जब वो सेहतमंद खून होता है तो वो मरीज को फराहम किया जाता है।
मरीज को जब लगाया जाता है खून, तो ये अब थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए, मेजर्स के लिए तो ये मसला है ना कि वो बचपन से इसके आदी हो चुके होते हैं। जब पेशेंट जो है वो एक बड़ा हो जाता है, 5-6 साल का हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो जब तो उसके बाद तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं होता। जैसे ये कि ये एक मौरूसी मर्ज है और बचपन में ही हो जाता है, आपको बचपन से ही पैदाइशी तौर पे जो है बीमारी होती है। तो शुरू में जो है वो छोटे बच्चों को मुश्किलात का सामना होता है, प्रॉब्लम होती है कि सुई लग रही है, मुख्तलिफ जगह पर सुई लग रही है, कुछ की तो ऐसे होता है कि वेन्स ही मिल रही होती हैं। जब आप ब्लड डोनेट करने भी जाते होते तो जा रहे होते हैं तो डोनर्स जो है उनको वेन्स का प्रॉब्लम होता है। तो फिर जब आपकी उम्र छोटी होती है, बच्चा होता है, तो उसको तो जो है वेन्स ढूंढना और उसको लगाना काफी उनके लिए प्रॉब्लम होती है। जैसे बालिग हो जाते हैं पेशेंट, समझदार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो उनकी एक आदत हो जाती है उनके लिए नॉर्मल। बल्कि ब्लड लगते वक्त तो उनको ये खुशी महसूस हो रही होती है कि चलो ये कि अब 15 दिन 20 दिन की उनकी छुट्टी हो गई है, ये वो नॉर्मली जो है वो सुकून से जो है वो लाइफ के अपने रूटीन वर्क कर सके। ये सारा जो खून चढ़ाने का जो अमल है ये तकरीबन 2 से 3 घंटे या कभी कभी 4 घंटे भी हो जाते हैं, तो इसमें कंप्लीट हो जाता है। एक तो ये होता है कि जब ब्लड डोनर डोनेट करता है उसको तो 15 से 20 मिनट लगते हैं, मगर जब पेशेंट को लगाया जाता है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि वो एक रफ्तार से चलेगा, ताकि जो है वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, कोई रिएक्शन ना हो, या कोई ऐसा मसला ना हो कि ब्लड के कोई साइड इफेक्ट कोई उसको हिट कर रहा हो। वैसे तो पूरा ख्याल रखा जाता है कि कंपेटेबल जो है वो टेस्ट के बाद ही जो है वो ब्लड दिया जाए, क्रॉस मैच करके, ग्रुपिंग करके, सब चीजें करके। मगर फिर भी ये कि उसकी एक रफ्तार होती है, उस रफ्तार से चलता है। 3 से 4 घंटे टाइम होता है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि जैसे कि अभी आपने बताया, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो बंदा एक सिरिंज लगा के और बॉटल लगा के चला जाता है या अपने दूसरे काम कर लेता है, तब तक वो ब्लड जमा हो रहा है बॉटल में, तो अपना वो दूसरे काम कर ले। तो क्या ये सिलसिला आप लोगों के साथ भी होता है या फिर आपकी मुस्तकिल मॉनिटरिंग हो रही होती है? ठीक है, इसमें ऐसा है कि ये जब ब्लड लगा देते हैं, ट्रांसफ्यूजन जो सेट जो है वो कनेक्ट हो जाता है और ब्लड जो है वो चढ़ना शुरू हो जाता है, पेशेंट को लगना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो विजिट होता है स्टाफ का, केयर गिवर्स जो होते हैं वो विजिट करते हैं, देखते हैं पेशेंट को कि वो नॉर्मल है, ब्लड सही चल रहा है। बस ये होता है कि बाकी ये कि जब डोनर से ब्लड लिया जाता है तो वो एक दफा प्रिक करके जो है वो बॉटल भरने का जो है वो इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, और अपने दूसरे काम भी कर लेते हैं। इसी तरह से स्टाफ भी जो है वो अपने दूसरे काम कर रहा होता है, मगर उनकी एक थोड़ी सी जो नजर होती है, आइज डॉक्टर्स जो है वो वहाँ होते हैं, रूम में होते हैं जहाँ ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है, तो करीबी होते हैं डॉक्टर्स भी और स्टाफ भी जो है वो देख रहा होता है। ठीक है जनाब, बिल्कुल आपने सही फरमाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लिसनर्स को थैलेसीमिया के हवाले से बहुत सारी मालूमात मिली होगी, और मैं उनसे गुजारिश भी ये करूंगा कि जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनकी आप लोगों ने जरूर मदद करनी है। मजे की बात आपको मैं बताऊं कि मैं भी एक रेगुलर डोनर हूं और कोशिश ये करता हूं कि ऐसे लोगों के काम आता रहूं ताकि उनको ये महसूस ना हो कि यार हम भी किसी से कम हैं, और वो भी अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से और एक नॉर्मल तरीके से गुजार सकें। तो मैं गुजारिश करूंगा खुरम भाई से कि वो अपना एक मैसेज दें हमारे लिसनर्स को। अच्छा खुरम, ये बताइएगा कि जो ये ब्लड है वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है, और जो है वो अगर आपको कोई ब्लड डोनेट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? अपना जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो भी उनके साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई आपसे वॉलंटरली कांटेक्ट करना चाहे तो आप उनसे आपके कांटेक्ट नंबर पे आपसे रब्ता करके आपसे कांटेक्ट कर सके। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आसानी से मिल जाता है, मगर ये कि बाज़ मौके ऐसे आ जाते हैं, यानी पूरा जो कैलेंडर ईयर है उसमें कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है कि ब्लड डोनेशन जो है वो कम हो जाते हैं। मोस्टली जो है वो स्कूल्स और ये जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पे जो है वो कैंप्स लगते हैं। थैलेसीमिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट जो थैलेसीमिया के जो इदारे हैं जहाँ पर पेशेंट जाके ब्लड लगवाते हैं, वो जो है वो कैंप सेटअप करते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की जब ऑफ हो जाती हैं, ऑफ सीजन होता है उनकी छुट्टियां होती है, तो जो है वो ब्लड डोनेशन कम हो जाते हैं। कोरोना की जैसे ये सिचुएशन चल रही है तो इसमें जो है वो काफी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना रहा कि कैंप्स जो है वो ब्लड कैंप्स नहीं लग रहे थे, तो इसमें फिर जो है वो
पेशेंट्स को खुद भी जो है वो अपने लिए डोनर्स जो है वो मैनेज करने होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में जब ब्लड कैंप्स नहीं लग रहे और ब्लड की अवेलेबिलिटी नहीं है इदारे पे, तो इदारे के ऊपर जो है वो एक बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है कि डिमांड जो है ब्लड की, मगर जो है वो कोई डोनर्स नहीं है, देने वाले नहीं है उनकी तरफ से। तो फिर हमें खुद जो है वो अपने डोनर्स अरेंज करने होते हैं, दोस्तों से अपील करते हैं, फैमिली के लोगों से अपील करते हैं। और मेरे तो ये है कि लोग हेल्प करते हैं, आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, खुद पूछते हैं कि भाई आपने ज़रूरत है तो हमें बता दीजिएगा। तो दोस्तों की तरफ से और रिश्तेदारों की तरफ से भी जो है वो हेल्प मिल जाती है और काफ़ी मिलती है। तो जो है मैं बार बार जो है वो एक ही बंदे से जो है वो कोशिश ये होती है कि मेरी कि अलग अलग लोगों से जो है वो मुख्तलिफ लोगों से जो है वो हेल्प ली जाए, मदद ली जाए ब्लड के हवाले से। बाकी ये कि अगर कोई डोनेट करना चाहता है और मुझे से रब्ता कर सकता है, बिल्कुल मेरा नंबर है 0345228875। ईमेल एड्रेस है मेरा khurram1meman@gmail.com और व्हाट्सएप पे भी आप जो है उस पर मुझे रब्ता कर सकते हैं डोनेशन के हवाले से, ब्लड डोनेट के हवाले से। कभी ये पैंडेमिक जो चल रहा है, कोरोना की सिचुएशन है, तो इसमें ये होता है कि बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जैसे ही ज़रूरत होगी तो मैं आपसे रब्ता करूँगा और आपको बिल्कुल इनवाइट करूँगा कि आप आएँ, मेरी हेल्प करें, मदद करें। क्योंकि ये तो है, जाहिर सी बात है कि ब्लड जो है वो किसी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। आपको जो है वो खुद जाके जो है वो लोगों से आप अपनी बतानी पड़ती है, एक रिक्वेस्ट अपील करनी पड़ती है कि ज़रूरत है आपकी। तो आपकी ज़रूरत अब जब तक हम बताएंगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। जैसे ही लोगों को मालूम चलेगा कि आपकी ज़रूरत ये है तो वो आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल आते हैं। तो जनाब खुर्रम भाई ने अपनी एक अपीलिंग मैसेज भी कर दिया और मैं इनका नंबर रिपीट करता चलूं। इनका नंबर है 0345228875 और इनका ईमेल एड्रेस है khurram1meman@gmail.com, KHURRAM numeric 1 MEMON@gmail.com। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, तमाम लोगों से, कि जी इनको वॉलंटरली ब्लड डोनेट करें जो जो कर सकते हैं। और मजीद ये नंबर और ईमेल एड्रेस और ये मैसेज आगे भी शेयर कीजिए। हमारे शो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपके जानने वालों में भी कोई ऐसे पेशेंट्स हैं तो उनके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि वो किस तरह अपनी कमी को कवर अप करते हैं, उनको कैसे डोनर्स मिलते हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि इनको दिल खोल के डोनेट कीजिएगा। इसी के साथ अपने शो को हम करते हैं वाइंड अप और आपसे अब अगले शो में मुलाकात होगी। जाते जाते आपको यही पैगाम देना चाहूंगा कि दिल को मत तोड़िएगा, दिल में रब रहता है और जहां रब रहता है उस जगह को नहीं तोड़ना चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और अक्सा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। आपने भी दिल खोल के इनकी मदद करनी है तो इन्हें जितना आप लोगों से हो सके आप इनके लिए जो है वो मदद कीजिए, आगे इस मैसेज को पहुंचाइए और जितना हो सके तो आप इनकी मदद कीजिए। जी तो लिसनर्स, मैं भी चाहती हूँ आपसे इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसी शो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। You're still here and you get another chance this day to do better and be better. Another chance to become more of who you were created and what you were created to fulfill. Everyone in the world is capable of living outside the role or beyond the roles that they place themselves in, no matter what it is. You're not just a dad, you're not just a banker, you're not just a brother or a son or a convict. It doesn't matter. Like, everyone is bigger, much bigger, infinitely bigger than the roles they place themselves in, and is capable of reaching potential greater than anything they could imagine. You can live the life you desire. It's right there in front of you. But in order to achieve it, you must first see it, then believe it, and then you must graciously ask and train your brain to help you execute your vision.